हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप बेहतर होंगे, हेल्दी होंगे और आपकी पढ़ाई ठीक से चल रही होगी। स्टूडेंट्स, हम लोग जिस बुक से पढ़ रहे थे उस बुक का नाम था न्यू लॉन्गमैन विस्टास। पियर्सन की बुक है ये, न्यू लॉन्गमैन विस्टास। तो ये क्लास 7 की ये बुक है और इसमें मैंने आपको हिस्ट्री ज्योग्राफी के चैप्टर सारा एक्सप्लेन कर दिया है और मैं सिविक्स के चैप्टर को एक्सप्लेन कर रहा था। तो इस सीरीज में आज मैं आपको चैप्टर नंबर 3 को एक्सप्लेन करूंगा, जिसका नाम है स्टेट गवर्नमेंट। क्या नाम है उसका? स्टेट गवर्नमेंट। इससे पहले इसके सिविक्स के चैप्टर 1 और चैप्टर 2 मैंने एक्सप्लेन कर दिए हैं। अगर उनको आपने नहीं देखा है तो जा करके मेरे चैनल को विजिट करिए, वहाँ पे वीडियो सेक्शन में जाके आप सारे वीडियो देख सकते हैं। चलिए, तो फिलहाल इस वीडियो को मैं शुरू करता हूँ। आपका हेडिंग है स्टेट गवर्नमेंट। तो सबसे पहले समझते हैं स्टेट गवर्नमेंट होता क्या है। स्टेट गवर्नमेंट, अच्छा सबसे पहले आपको बताना पड़ेगा स्टेट क्या होता है। स्टेट का मतलब होता है राज्य। जैसे अगर मेरी बात किया जाए तो मैं गोरखपुर में रहता हूँ। अब अगर कोई कहे कि जो आपका गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट है ये किस स्टेट में आता है, किसी न किसी स्टेट में तो आएगा ही आएगा। तो किस स्टेट में आता है ये? तो ये उत्तर प्रदेश में आता है, यूपी में आता है। ऐसे ही कोई बिहार का रहने वाला होगा, स्टेट किसी का बिहार होगा। किसी का जो डिस्ट्रिक्ट होगा, किसी का जो विलेज होगा वो महाराष्ट्र में पड़ता होगा, किसी का विलेज तमिलनाडु में पड़ता होगा, किसी का सिटी आपका पड़ता होगा तो उत्तराखंड में पड़ता होगा, किसी का सिटी झारखंड में पड़ता होगा या विलेज झारखंड में पड़ता होगा। तो यहाँ इन स्थानों पे, इन स्टेट्स में जो गवर्नमेंट चल रही है या जो गवर्नमेंट है उसको आप स्टेट गवर्नमेंट कहेंगे। जैसे अगर मैं यूपी की बात करूँ तो यूपी में इस समय जो गवर्नमेंट है वो किसकी है? बीजेपी की गवर्नमेंट है। तो इस समय जो वर्तमान में जो सरकार चल रही है, जो गवर्नमेंट चल रही है, उसी को स्टेट गवर्नमेंट कहते हैं। स्टेट गवर्नमेंट क्या करती है कि स्टेट के डेवलपमेंट के लिए काम करती है। भाई अगर कोई स्टेट है, उस स्टेट को डेवलप करना है, उसका एडमिनिस्ट्रेशन देखना है, उसकी व्यवस्था देखनी है, ठीक है, उसका कानून व्यवस्था देखनी है, लॉ एंड ऑर्डर देखना है और पब्लिक डिपार्टमेंट देखना है, जनता की भलाई के काम करने हैं, रोड्स बनवाने हैं, सड़कें बनवानी है, पुल बनवाने हैं, ठीक है, गरीबों के लिए मकान बनवाना है, ठीक है, उनके लिए लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था करनी है, ठीक है, पुल, सड़कें, हॉस्पिटल्स, स्कूल्स, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो एक स्टेट को चाहिए होता है। रेलवे ट्रैक का निर्माण करना, रेलवे को अपडेट करना, बसों की व्यवस्था करना, रोड्स वगैरह को की सर्विस को ठीक करना, पीने के लिए साफ पानी उपलब्ध करवाना, ठीक है, और भी बहुत सारे वर्क होते हैं जो जनता के लिए किए जाते हैं। तो जनता के लिए जो वर्क करते हैं, जो कानून बनाते हैं, कानून का पालन करवाते हैं या उनके डेवलपमेंट के लिए जो काम करते हैं, ऐसी कोई स्टेट बॉडी जो ये सारा काम करती है उसको हम कहेंगे स्टेट गवर्नमेंट कह सकते हैं, उसको राज्य सरकार कहते हैं। जितने भी काम मैंने गिनवाए और भी अनगिनत काम है, ठीक है, बहुत सारे काम करने पड़ते हैं जनता के लिए। तो ये सारे काम करने के लिए अगर कोई स्टेट पावर है, स्टेट की अगर कोई सर्वोच्च बॉडी है, कोई सुप्रीम अथॉरिटी है, तो आप ऐसा कह सकते हैं सुप्रीम अथॉरिटी, तो उसको हम लोग कहेंगे स्टेट गवर्नमेंट। अब स्टेट जो गवर्नमेंट होती है वो काम कैसे करती है, इसके 3 इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं, या कहें तो ऑर्गन्स होते हैं। ऑर्गन्स कह सकते हैं, अंग कह सकते हैं, पार्ट कह सकते हैं, हिस्सा कह सकते हैं। ये 3 होते हैं, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशरी होती है, ठीक है। अच्छा, अब जो आपका लेजिस्लेचर होता है, अच्छा एग्जीक्यूटिव क्या होता है? एग्जीक्यूटिव मतलब होता है कार्यपालिका, ये जो वर्क करवाते हैं और करते हैं। लेजिस्लेचर का मतलब होता है कानून व्यवस्था, यहाँ से कानून पास होता है। जो भी लॉ बनाना पड़ता है हमको एक स्टेट को रन करने के लिए, स्टेट को गवर्न करने के लिए और जनता की सिक्योरिटी और सुरक्षा प्रदान करने के लिए जो भी लॉ बनाए जाते हैं, जो भी कानून बनाए जाते हैं, वो उस कानून बनाने का जिम्मा, उसका जिम्मा लेजिस्लेचर का होता है, ठीक है, जिसको विधायिका कहते हैं, ठीक ना, इसको कहते हैं विधायिका, इसको कहते हैं कार्यपालिका। और जो नियम बने हुए हैं, ठीक है, जो लॉ एंड ऑर्डर बने हुए हैं, जो लॉ बने हुए हैं, जो कानून बने हुए हैं, उनका अगर वायलेशन होता है या उन कानूनों को कोई तोड़ता है या उन कानूनों को मानने से इनकार कर देता है या उन कानून तोड़ करके कोई भी क्राइम करता है, तो उसको देख रेख करने के लिए, उसको टैकल करने के लिए जुडिशरी होती है, जिसे हम न्यायपालिका कहते हैं। तो बिना इन तीनों की कोई भी स्टेट गवर्नमेंट चल नहीं सकती, वो फंक्शन नहीं करेगी। अगर इन तीनों में से कोई भी डिपार्टमेंट, कोई भी भाग, कोई भी हिस्सा वर्क नहीं कर रहा है या उसमें अगर करप्शन है, भ्रष्टाचार है या उसके लोग ठीक से काम नहीं कर रहे हैं, तो स्टेट गवर्नमेंट जो है कि फेल्योर कर जाएगी। स्टेट गवर्नमेंट कितना काम कर लेगी, लेकिन जनता के बीच उनकी अच्छी छवि नहीं बनेगी,
ठीक है। जनता के बीच वो सरकार पॉपुलर नहीं हो पाएगी, जनता के बीच उस सरकार का विश्वास लोगों के मन में जब नहीं पाएगा। अगर इन तीनों में से किसी एक में दिक्कत हुई तो, अगर ये तीनों सही काम कर रहे हैं तो फिर वो स्टेट बहुत अच्छे से चलेगा और सारे के सारे काम जो जनता के भलाई के लिए ऑर्गेनाइज किए जाएंगे या संसद से पार्लियामेंट से पास होंगे, वो सारे काम ईमानदारी से ऑनेस्टली, ठीक है, पूर्वक जो है कि सारे काम होते रहेंगे। अब लेजिस्लेचर के भी दो पार्ट हो जाते हैं, एक हो जाती है आपकी लेजिस्लेटिव असेंबली और एक हो जाता है आपका लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो आइए इन सारी चीज़ों को हम डिटेल में समझते हैं कि भाई एग्जीक्यूटिव क्या होता है, लेजिस्लेचर क्या होता है और जुडिशरी क्या होता है। इनमें कुछ और हम एक्स्ट्रा पॉइंट यहाँ पे समझेंगे जो आपकी बुक में दिया हुआ है। ये आपकी बुक की पहली हेडिंग थी तो मैंने इसे उठा लिया। अब आइए देखते हैं, इसको मैं क्लीन करता हूँ और एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशरी के बारे में कुछ हम लोग और डिटेल में बातें जानते हैं। अब आइए देख लेते हैं कि आपका एग्जीक्यूटिव क्या होता है। तो एग्जीक्यूटिव जो कार्यपालिका होती है, ठीक है, एग्जीक्यूटिव से होता क्या है, ये मेन काम क्या करते हैं कि डेली एडमिनिस्ट्रेशन, यानी जो रोजाना की व्यवस्था होती है एक स्टेट को चलाने के लिए। स्टेट में कई सारे डिस्ट्रिक्ट्स होते हैं, मंडल होते हैं, डिस्ट्रिक्ट्स होते हैं, तो उन सारे डिस्ट्रिक्ट्स को कैसे चलाया जाए, कैसे प्रॉपरली रन कराया जाए, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन कैसे रहे, और प्रॉपरली रन करने के लिए, ठीक ना, जो डेली एडमिनिस्ट्रेशन होता है, जो रोज की जो व्यवस्था होती है, प्रशासन जिसे हम कहते हैं, डेली जो व्यवस्था होती है उसको देख रेख करने का जिम्मा एग्जीक्यूटिव का होता है। इसमें आते कौन कौन लोग हैं, इसमें गवर्नर आएंगे, चीफ मिनिस्टर आएंगे और उनके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आएंगे, यानी मंत्रिमंडल के जो भी सदस्य रहेंगे, कैबिनेट मिनिस्टर रहेंगे या बाकी जो मिनिस्टर्स रहते हैं वो आते हैं। कौन कौन आता है, गवर्नर आते हैं। तो अब इस देखिए, अब ये जो आपकी एग्जीक्यूटिव है उसके सर्वोच्च कौन हो गए, आपके गवर्नर हो गए, जिनको हिंदी में हम राज्यपाल कहते हैं। तो गवर्नर आते हैं, उसके बाद से चीफ मिनिस्टर आएंगे, ठीक ना, और उसके बाद से आपके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आएंगे, यानी कि बाकी जो मंत्री रहते हैं, जैसे हेल्थ मिनिस्टर हो गए, लॉ मिनिस्टर हो गए, एजुकेशन मिनिस्टर हो गए, स्पोर्ट्स मिनिस्टर हो गए, ठीक है, पब्लिक एंड वेलफेयर मिनिस्टर हो गए, ठीक ना। तो जितने भी मिनिस्ट्री वाले मिनिस्टर्स होते हैं, जो मंत्रालय विभाग होते हैं, वो सारे सारे मिनिस्टर्स भी इसमें आते हैं। और इन तीनों को मिला करके, मिनिस्टर्स को, सीएम को और गवर्नर को मिला करके एग्जीक्यूटिव आपकी पूर्ण होती है। तो अब जनता के भले के लिए, जनता के प्रशासन के लिए, उनको प्रशासित करने के लिए डेली का एडमिनिस्ट्रेशन देखने का जिम्मा इन तीन लोगों पे होता है, और उसके लिए जो भी कार्य करने पड़ते हैं ये लोग अपने कार्य करते हैं और स्टेट के डेवलपमेंट में अपनी अपनी भूमिका ये लोग निभाते हैं। इसकी बात आ गई आपकी लेजिस्लेचर की, ठीक ना। तो अब लेजिस्लेचर का काम क्या होता है, लेजिस्लेचर का काम क्या, मुख्यतः आपका काम होता है कानून बनाना, कानून पास कराना। अब जितने भी प्रकार के कानून हैं आप में, जितने भी टाइप के कानून होते हैं, चाहे वो कानून सिक्योरिटी का हो, पब्लिक सेफ्टी का हो, पब्लिक अवेयरनेस का हो, या क्राइम को रोकने के लिए कानून बनाया गया हो, ठीक है, या कोई भी लॉ एंड ऑर्डर जो भी होता है, जो भी कानून बनाया जाता है, जो भी लॉ बनाया जाता है, तो वो लॉ के बारे में डिस्कस कहाँ होता है, लॉ पे बिल्कुल डिबेट होती है, डिबेट होता है वहाँ पे, सब लोग अपना अपना मत वहाँ पे देते हैं, अपने अपने विचार रखते हैं, और उसके बाद से पास आउट होता है। तो लॉ को पहले पेश करना, उसका एक मसौदा तैयार करना, उसमें मेन पॉइंट नोट आउट करके देना, फिर उस पर डिबेट होना, डिबेट होने के बाद से सबकी सहमति से उसको पास आउट कराना, ये जिम्मा आपका लेजिस्लेचर का होता है, ठीक है। और मैंने आपको इससे पहले बताया था कि लेजिस्लेचर के दो पार्ट होते हैं, लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल होता है। अब लेजिस्लेटिव असेंबली की अगर हम बात करें तो लेजिस्लेटिव असेंबली जो है कि, ठीक है, क्या होती है, लेजिस्लेटिव असेंबली जो होती है उसमें जो स्टेट लेवल पे जब चीफ मिनिस्टर का इलेक्शन होता है तो हम और आप जिसको वोट देते हैं वो क्या बनते हैं, एमएलए बनते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली बनते हैं, जिसको हिंदी में विधायक कहते हैं। तो ये जितने भी विधायक होते हैं ये जीत करके जब जाते हैं तो इसी आपके लेजिस्लेचर में बैठते हैं वो, ठीक है, उसको क्या कहते हैं, विधानसभा कहते हैं उसको, विधानसभा में बैठते हैं। तो बैठते हैं तो अपने अपने एरिया का वो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। अगर सपोज कर लीजिए कि चौरी चौरा से जो मेरी कंस्टिट्यूएंसी है, जहाँ मैं वोट डालता हूँ, ठीक है, तो उससे अगर कोई जीत करके गया हुआ है और लखनऊ में, ठीक है, विधानसभा में बैठता है, तो उसको इसलिए जिताया गया है ताकि यहाँ की चीज़ों का वो रिप्रेजेंटेट वहाँ करे।
यहाँ जो भी समस्याएं, यहाँ जो भी चीज़ें चाहिए, जितना फंड चाहिए, जो भी चीज़ें चाहिए, जो भी समस्याएं हैं यहाँ की, ठीक है, पब्लिक से रिलेटेड हो, चाहे आपके सेफ्टी से रिलेटेड हो, सुरक्षा से रिलेटेड हो, चाहे आम जनजीवन से रिलेटेड हो, किसी चीज़ से भी रिलेटेड हो, कोई समस्या हो या कोई प्रपोजल हो, तो उसको वहाँ पे वो उठाएं, अपना मुद्दा वहाँ रखें। इसलिए उनको हमने अपने क्षेत्र से, अपने एरिया से जिताया हुआ है, ठीक है। तो ये सब जाके विधायक वहाँ पे, एमएलए वहाँ बैठते हैं, आपस में डिस्कस करते हैं, ठीक है, वो होता है। और उसके बाद से उसमें जो दूसरा हिस्सा आपका होता है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल होता है, जो होता है, तो उसके मेंबर्स का चुनाव हम आप नहीं करते हैं, ठीक है। हम और आप डायरेक्ट वोट दे करके उसका चुनाव नहीं करते हैं, ठीक है। हम जिसको वोट दे के चुनते हैं वो आपका लेजिस्लेटिव असेंबली में वो लोग जाते हैं, ठीक है। अगर आसपास में गाना वाना बज रहा होगा तो आप वहाँ ध्यान मत दीजिएगा। अब वो क्या किया जाए, अब शादी ब्याह का सीजन है, तो अब उसके लिए पढ़ाना तो मैं रोक नहीं सकता और पढ़ना तो आप बंद नहीं कर सकते, ठीक है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। अब अगर आपकी बात करते हैं हम जुडिशरी की, ठीक ना, तो अगर जुडिशरी की बात किया जाए तो जुडिशरी का काम क्या होता है कि जो भी लॉ बने हुए हैं वो लॉ का पालन हो पाए। अगर कोई लॉ को तोड़ता है, लॉ को वायलेट करता है, तो उसके मन में डर हो कि हमको भाई पनिशमेंट मिलेगी। और स्टेट लेवल पे जो जुडिशरी होती है उसका सबसे सुप्रीम क्या होता है, आपका हाई कोर्ट होता है। क्या होता है आपका? हाई कोर्ट होता है, ठीक है। हाई कोर्ट से जब आप नीचे जाते हैं तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट आपका कोर्ट होता है, जैसे हम जिला न्यायालय कहते हैं, ठीक है, जिला न्यायालय कहते हैं। यहाँ जो जज बैठते हैं उनको डिस्ट्रिक्ट जज कहा जाता है। तो एक जिले के रूप में, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट के रूप में आपको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट मिलता है। और एक स्टेट में सबसे सुप्रीम अगर कोई कोर्ट होती है, सबसे ऊंची अगर कोई कोर्ट होती है, तो वो आपका हाई कोर्ट होता है। हाई कोर्ट जो आपका डिसीजन देता है या जो कोड एंड कंडक्ट बनाता है, उससे बाकी जितनी भी उसके नीचे जो भी अदालतें हैं, जो भी कोर्ट हैं, उनको फॉलो करना वो लगभग कंपलसरी होता है। तो जुडिशरी का मेन यही होता है कि भाई जो लॉ होते हैं उनको इम्प्लीमेंट कराना, और इम्प्लीमेंट करने में अगर कोई समस्या होती है, अगर कोई वायलेशन होती है या कोई कानून तोड़ता है या कोई जो है कि उसको चुनौती कर देता है, तो उसको पनिश करने का काम हमारा क्या करते हैं, जुडिशरी हमारी करती है। तो उम्मीद है कि आपको जुडिशरी के बारे में और लेजिस्लेचर के बारे में और एग्जीक्यूटिव के बारे में अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर कोई पॉइंट आपको नहीं समझ में आया तो आप कमेंट करिएगा, आप कमेंट में बताइएगा। तो आइए लेजिस्लेटिव असेंबली के बारे में थोड़ी और डिटेल में हम लोग बातें कर लेते हैं। अगर आपसे कोई पूछे कि लेजिस्लेटिव असेंबली क्या होती है, ये क्या चीज़ होती है, तो आपको क्या बताना है, लेजिस्लेटिव असेंबली रिप्रेजेंट्स ऑल द पॉपुलेशन ऑफ अ स्टेट। किसी स्टेट के, सपोज कर लीजिए मैं यूपी में रहता हूँ, तो यूपी आपका स्टेट, उत्तर प्रदेश आपका स्टेट है, तो उत्तर प्रदेश के सारे पॉपुलेशन को अगर कोई बॉडी रिप्रेजेंट करती है, अगर कोई संस्था रिप्रेजेंट करती है, तो वो क्या होगी, उत्तर प्रदेश की लेजिस्लेटिव असेंबली हो जाएगी। अगर महाराष्ट्र के लोगों को, ठीक है, या बिहार के लोगों को अगर कोई संवैधानिक संस्था कह लीजिए या कोई बॉडी अगर क्या करे, रिप्रेजेंट करे, सबको रिप्रेजेंट करे, तो वो क्या हो जाएगी, बिहार की क्या हो जाएगी, लेजिस्लेटिव असेंबली हो जाएगी। अच्छा, ये होता है। इसके बाद से इट कंसिस्ट्स एमएलए, और लेजिस्लेटिव असेंबली में होते क्या हैं, तो एमएलए लोग होते हैं। एमएलए क्या होता है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है। स्टेट लेवल का जब आप चुनाव लड़ते हैं, जब चीफ मिनिस्टर का चुनाव होता है, स्टेट लेवल में जब इलेक्शन होते हैं, तो इलेक्शन में कुछ कैंडिडेट खड़े होते हैं और वो जीत जाते हैं। जो जीतने पे क्या बन जाते हैं, मेंबर बन जाते हैं, इसी लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर बन जाते हैं। और मेंबर बनने के बाद अपने अपने एरिया, जिस एरिया से ये चुनाव लड़े होते हैं, उस एरिया को रिप्रेजेंट करते हैं और उनको उस एरिया के, उस चुनावी क्षेत्र कंस्टिट्यूएंसी के लिए के डेवलपमेंट के लिए उनको पैसे सरकार देती है, ताकि अपने एरिया की आप आवाज़ बनिए, अपने एरिया के समस्याओं को आप एड्रेस करिए, हमको बताइए, सेंट्रल गवर्नमेंट को बताइए, और उसका लाभ लेते हुए अपने एरिया में आप डेवलपमेंट के काम, अच्छे से अच्छे काम आप डेवलपमेंट के करें। तो इट कंसिस्ट एमएलए। उसके बाद से जो मैक्सिमम आपका जो नंबर होता है, चाहे किसी भी लेजिस्लेटिव असेंबली का, अगर किसी स्टेट में कोई लेजिस्लेटिव असेंबली है, तो उसमें जो है कि मैक्सिमम नंबर क्या होना चाहिए, तो 500 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और नॉट लेस दैन 60 से कम नहीं होना चाहिए। सपोज कर लीजिए
कि अगर बिहार की लेजिस्लेटिव असेंबली है, चाहे आसाम के लिए लीजिए, चाहे किसी स्टेट के लिए लीजिए, ठीक है, केरला के लिए लीजिए, तो जो एमएलएज होंगे, जो नंबर ऑफ जो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली की जो नंबर होंगे, वो मेंबर 500 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए और 60 से कम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अब आपका अगला हेडिंग क्या दिया है, क्वालिफिकेशंस ऑफ बिकमिंग एमएलए। एमएलए बनने के लिए आपको आपके पास क्या क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। तो सबसे पहले जो आपकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, शुड बी, ठीक है, सिटीजन्स ऑफ इंडिया। वो क्या हो, तो भारत का नागरिक हो, भारत में रहने वाला हो, इंडिया का नागरिक हो। उसके बाद से दूसरी जो आपकी प्रायोरिटी होती है, दूसरी जो क्वालिफिकेशन क्या होती है, नॉट लेस देन, ठीक है, नॉट लेस देन 25 ईयर्स। उसकी जो एज हो, उसकी जो उम्र हो, ठीक है, वो 25 साल से कम ना हो, ठीक है। अच्छा भाई, तीसरा जो क्वालिफिकेशन होता है वो ये होता है कि वो कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय ना हो, गवर्नमेंट का जॉब ना करता हो, या अगर गवर्नमेंट का जॉब नहीं कर रहा है तो उसे गवर्नमेंट द्वारा किसी प्रॉफिट कोई पोस्ट ना दी गई हो, वो गवर्नमेंट द्वारा सीधे कोई लाभ न प्राप्त कर रहा हो, और गवर्नमेंट एम्प्लॉय वो नहीं होना चाहिए। चौथा जो आपका क्या है कि उसकी जो मेंटल हेल्थ है, जो मेंटल उसकी कंडीशन है, वो स्टेबल होनी चाहिए, यानी वो मेंटल नो मेंटल, ठीक है, मेंटल जो हेल्थ उसका होता है, जो मेंटल हेल्थ होता है वो क्या चाहिए, वो ओके चाहिए, यानी वो दिमागी रूप से क्या होना चाहिए, स्वस्थ होना चाहिए, पागल दिवालिया नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहला आपका क्या है, अगर आपको एमएलए बनना है, एमएलए के इलेक्शन में अगर आपको खड़ा होना है, टिकट पाना है, तो सबसे आपके पास होना क्या चाहिए, आप भारत के नागरिक होने चाहिए, इंडिया में रहना चाहिए आपको, ठीक है। वो आपकी उम्र जो है कि 25 ईयर से कम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अगर कम होगा तो आप नॉमिनेशन नहीं फिल कर पाएंगे। उसके बाद से आप कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं होनी चाहिए, और गवर्नमेंट एम्प्लॉय अगर नहीं है तो गवर्नमेंट द्वारा आपको सीधे कोई प्रॉफिट का पोस्ट न दिया गया हो। उसके बाद से आपकी जो मेंटल हेल्थ हो वो क्या होनी चाहिए, ओके होनी चाहिए, ठीक है। अब आइए हम लोग आगे देखते हैं कि इसके बाद कौन सी हेडिंग दी हुई। अब आइए कुछ और बातें हम जान लेते हैं। ये जो आपकी लेजिस्लेटिव असेंबली चुनी जाती है, सपोज चलिए इलेक्शन हुआ और एमएलए जीते, एमएलए जीतने के बाद से जिस पार्टी के ज़्यादा एमएलए जीते, जिनके पास मेजॉरिटी, तो उन्होंने गवर्नमेंट बना ली। तो ये जो गवर्नमेंट है, ठीक है, ये जो लेजिस्लेटिव असेंबली है, ठीक ना, ये कितने दिन तक चलेगी, इसका टेन्योर क्या है, इसका टर्म क्या है, इसका टर्म होता है 5 ईयर्स। इसलिए आपके स्टेट में किसी के भी स्टेट में, आप बिहार के हो, चाहे यूपी के हो, चाहे महाराष्ट्र के हो, चाहे केरला के हो, चाहे तमिलनाडु के हो, आप कहीं किसी स्टेट के रहने वाले हो, तो हर 5 ईयर्स के बाद जो है कि आपको वोट डालना पड़ेगा, क्योंकि 5 ईयर के बाद ये जो असेंबली होगी वो अपने आप क्या हो जाएगी, डिजॉल्व हो जाएगी, और 5 ईयर के बाद फिर से इलेक्शन होंगे, और फिर से जो है कि एमएलए को वोट दिया जाएगा, वो फिर से चुने जाएंगे, और फिर से गवर्नमेंट बनाएंगे वो। तो एक जो इसका टर्म होता है, यानी जो टेन्योर होता है, वो क्या होता है, 5 ईयर्स का होता है। उसके बाद से लेजिस्लेटिव असेंबली में एक और काम किया जाता है कि अब लेजिस्लेटिव असेंबली बनकर तैयार हो गई, तो अब जब कोई बिल पास होना होगा तो सभी जो एमएलए होंगे वहाँ बैठेंगे, सेशन बुलाया जाएगा उसको, ठीक है, उनको बुलाने को कहते हैं सेशन बुलाया जाता है, वो वहाँ बैठते हैं। जो भी जनता के हित में जो महत्वपूर्ण बिल होते हैं पास होने के लिए, जो कानून बनते हैं, वो वहाँ पे सबसे पहले उसकी ड्राफ्टिंग की जाती है, फिर वो विधानसभा में यानी लेजिस्लेटिव असेंबली में पेश होता है। पेश होने के बाद उस पर डिबेट होता है, डिस्कस होता है कि भाई ये कानून वाकई में, ठीक है, जनता के हित में है कि नहीं, इसकी जो कमियां होंगी उनको सॉर्ट आउट किया जाता है, लोगों के विचार इस पे लिए जाते हैं, लोगों को बोलने का मौका दिया जाता है। उसके बाद से अगर ठीक रहा तो वो पेश कर दिया जाता है। तो ये जो प्रोसीडिंग्स होती है, ठीक है, ये जो कार्यवाही होती है, ये जो चलता है, ठीक ना, अब किसको कब बोलने का मौका देना है, उसको अच्छे से चलाने के लिए एक स्पीकर अपॉइंट किया जाता है। और स्पीकर कौन लोग अपॉइंट करते हैं, एमएलए जितने होते हैं, जितने भी एमएलए होते हैं वहाँ बैठते हैं, वो अपने में, ठीक है, एग्री होकर के, अपनी सहमति बना करके एक स्पीकर चुनते हैं। और स्पीकर का काम क्या होता है कि लेजिस्लेटिव असेंबली का जो सेशन होगा, जो बुलावा जाएगा, जिस पे बहस होती है, तो उसमें कोड एंड कंडक्ट का पालन करना और लागू करवाना, यानी पूरा चलाना। और उसके बाद से उसमें एक डेप्यूटी स्पीकर भी चुने जाते हैं। अगर सपोज कर लीजिए कि जो स्पीकर महोदय हैं वो किसी कारणवश नहीं आ सके
अस्वस्थ हैं, बीमार हैं, ठीक है, आने की स्थिति में नहीं है, तो उनके जगह पे जो डेप्यूटी स्पीकर होंगे वो विधानसभा का जो काम होता है, जो कामकाज होता है, जो बहस होती है, जो कानून पास किए जाते हैं, जो प्रोसीडिंग्स होती हैं, जो ड्राफ्टिंग्स होती हैं, उनको अच्छे से चलाने के लिए तब जिम्मा किसका हो जाएगा, रेस्पॉन्सिबिलिटी किसकी हो जाएगी, डेप्यूटी स्पीकर की हो जाएगी। अगर स्पीकर अवेलेबल हैं तो स्पीकर आते हैं और जो लेजिस्लेटिव असेंबली के जितने भी वर्क होते हैं उनको कैसे करना है, कब करना है, पूरा शेड्यूल बनाते हैं और उसको अच्छे से कंटिन्यूसली क्या करते हैं, ये चलाते हैं। ठीक है, अब हम आगे देखेंगे कि आपकी बुक में अगली हेडिंग क्या दिया हुआ है। अगली आपकी जो हेडिंग है वो आपकी है पावर एंड फंक्शन। तो आपकी लेजिस्लेटिव असेंबली को कुछ पावर दिए गए हैं और उनको कुछ फंक्शन दिया गया है। भाई लेजिस्लेटिव असेंबली चूंकि करती क्या है, तो जितने भी किसी स्टेट में लोग होते हैं उनको रिप्रेजेंट करती है। तो अब उनकी भलाई के लिए, उनकी जीवन सुचारू रूप से चल सके, ठीक है, एक सिस्टम अच्छे से चल सके, एक स्टेट अच्छे से रन कर सके, प्रॉफिट में चल सके, सारे काम अच्छे से हो सके, उसके लिए लेजिस्लेटिव असेंबली को कुछ पावर्स दिए गए हैं और कुछ फंक्शन दिया गया। अच्छा, इनको जो पावर दिए गए हैं वो किस प्रकार के दिए गए हैं, तो 2 टाइप्स ऑफ पावर दिए गए हैं। एक को कहते हैं लेजिस्लेटिव पावर और एक को कहते हैं फाइनेंशियल पावर। क्या होता है, एक होता है आपका लेजिस्लेटिव पावर, एक होता है आपका फाइनेंशियल पावर। अब आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं लेजिस्लेटिव पावर्स क्या होते हैं। तो लेजिस्लेटिव पावर के अंतर्गत क्या होता है कि स्टेट के भलाई के लिए, स्टेट के लिए जो सूटेबल हो, उसमें जितने भी लॉ होते हैं, जितने भी लॉ बनाए जा सकते हैं, ठीक है, तो ये क्या करते हैं, लॉ मेकिंग करती है। पहले ड्राफ्टिंग करेगी, उसके बाद से लॉ मेकिंग बनाएगी, और लॉ मेकिंग बनाने के बाद से अगर किसी लॉ में कुछ खामियां आ गई हैं, कुछ कमियां आ गई हैं, तो उनको क्या करती है, फिक्सेशन भी कर सकती है। ठीक है, उनको एडिटिंग भी कर सकती है। ये उन कमियों को फिक्स किया जा सकता है और उनको एडिट किया जा सकता है। अगर सरकार को लगता है कि ये जो कानून बना है उस कानून का फायदा लोग उठा रहे हैं, उस कानून में कमियां हैं, तो एक जो है कि उनको क्या कर सकती है, वो अमेंड कर सकती है। ठीक है, उनको सुधार सकती है। तो कानून को बनाना, ठीक है, कानून को ड्राफ्ट करना, कानून को बनाना, लॉ बनाना लेजिस्लेटिव पावर के अंतर्गत आता है। और लॉ, लेजिस्लेटिव असेंबली लॉ बना भी सकती है और इसी में लॉ को जो है कि सुधारा भी जा सकता है। एक नया बिल ला करके लॉ को एडिट किया जा सकता है, लॉ की कमियों को दूर किया जा सकता है और कानून को और बढ़िया बनाने के लिए भी उसमें और भी जो भी चेंजेस करने हैं वो हो सकते हैं। तो कानून बनाना और कानून में सुधार करना, ठीक है, उनकी कमियों को दूर करना, ये कहाँ पॉसिबल हो सकता है, तो लेजिस्लेटिव असेंबली को जो लेजिस्लेटिव पावर दिए गए हैं उन्हीं के अंतर्गत सारी चीज़ें पॉसिबल हो सकती हैं। अब हम आ जाते हैं इनके दूसरे पार्ट पे कि इनको फाइनेंशियल क्या क्या पावर दे दिया गया। भाई एक स्टेट को अच्छे से रन करने के लिए फाइनेंशियल पावर के अंतर्गत लेजिस्लेटिव असेंबली में क्या हो सकता है, क्या चीज़ें होती हैं, तो ये स्टेट बजट, यानी कि किसी स्टेट का बजट बनता है, यूपी गवर्नमेंट अपना बजट बनाती है कि किस किस एरिया में हमको कितना खर्च करना है, हेल्थ पे कितना खर्च करना है, एजुकेशन पे कितना खर्च करना है, ठीक है, रोड्स जो होती हैं रोड पे कितना खर्च करना है, रेलवे ट्रैक पे कितना खर्च करना है, रेलवे में कितना खर्च करना है, ठीक है, हमें अपना टेक्नोलॉजी पे कितने पैसे वेस्ट करने हैं। तो उन सब का आपको एक मेमोरेंडम बनाना पड़ता है, यानी पैसे आएंगे कहाँ से और पैसे खर्च कहाँ होंगे, ठीक है, उसका पूरा लेखा जोखा जो होता है उसको बजट कहा जाता है। तो साल में जो है कि हर साल क्या होता है, बजट पास होता है, और बजट जो पास होता है तो जो फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं स्टेट के, वो बजट जो कि पास करते हैं, एक एक नियम को पढ़ करके वहाँ पे सुनाते हैं, बताते हैं। वो बता सकते हैं कि भाई हम इतने पैसे इस चीज़ में खर्च कर रहे हैं। अगर लड़कियों को पढ़ाने की योजना है, चाहे उनको आत्मनिर्भर बनाने की योजना है, तो हम कितना पैसा इसमें खर्च करेंगे, वो वहाँ पे पूरा बताया जाता है। तो स्टेट बजट जो है कि किसके अंतर्गत आता है, फाइनेंशियल पावर के अंतर्गत आता है। उसके बाद से पासिंग ऑफ मनी बिल्स, जितने मनी बिल होते हैं यानी धन विधेयक होते हैं, ठीक है, जिसमें फंड वगैरह होते हैं, जो फंड एलोकेट किए जाते हैं, जो फंड दिए जाते हैं, फंड रिलीज किए जाते हैं, तो उन बिलों को भी पास कराना किस पावर के अंतर्गत आता है, फाइनेंशियल पावर के अंतर्गत आता है। उसके बाद से इम्पोज टैक्स एंड फिनिशिंग ऑफ टैक्सेस, यानी टैक्स बढ़ाना है, टैक्स कम करना है, ठीक है, नया टैक्स लगाना है, पुराना टैक्स हटाना है। तो जो टैक्सेशन की प्रक्रिया है, ठीक है,
तो टैक्स, नया टैक्स लगाना, पुराने टैक्स को वापस करना, उनके रेट को कम या ज़्यादा करना, ये सारी चीज़ें अगर लेजिस्लेटिव असेंबली में होती हैं या उससे रिलेटेड बिल आते हैं तो किस पावर के अंतर्गत आएंगे? फाइनेंशियल पावर के अंतर्गत ये आएंगे। यानी टैक्स का जो भी काम धाम होता है, क्या क्या टैक्स लगाने हैं, अगर टैक्स ज़्यादा लग गया है जिससे जनता को परेशानी हो रही है तो उसको टैक्स में छूट करना। तो टैक्स से संबंधित यानी कर से संबंधित जितने भी काम होते हैं वो किस पावर के अंतर्गत वेस्ट किए जाएंगे? तो फाइनेंशियल पावर के अंतर्गत किए जाएंगे। उसके बाद से फिक्सेशन और फिक्सिंग सैलरीज ऑफ एमएलए। तो जो लेजिस्लेटिव असेंबली के जो मेंबर होते हैं, जो एमएलए होते हैं, हिंदी में कहें तो विधायक कहें, तो जितने एमएलएज होते हैं, जितने विधायक होते हैं, उनको सैलरी कितनी देनी है, उनको भत्ता कितना देना है, ठीक है, उनको क्या क्या देना है, क्या क्या नहीं देना है, ये कहाँ तय होता है? तो ये भी आपकी लेजिस्लेटिव असेंबली में ही तय होता है। किस पावर के अंतर्गत तय होता है? फाइनेंशियल पावर के अंतर्गत तय होता है। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अब हम आगे चलते हैं और आगे देखते हैं कि आपके बुक में क्या हेडिंग दी। भाई आगे बढ़ जाते हैं, इनको देखते हैं हम। लेजिस्लेटिव काउंसिल को यानी विधान परिषद, मैंने आपको बताया था कि लेजिस्लेचर के दो पार्ट होते थे, एक लेजिस्लेटिव असेंबली, दूसरा लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो अगर आपसे कोई पूछे कि सर लेजिस्लेटिव काउंसिल क्या होता है, तो आप क्या कहेंगे? लेजिस्लेटिव काउंसिल इज द सेकंड ऑर्गन या सेकंड पार्ट ऑफ लेजिस्लेचर। जो विधायिका होती है, जो कानून तंत्र होता है, जो कानून बनाया जाता है, ठीक है, उसका ये सेकंड पार्ट है, ठीक ना। और ये जो क्या होता है, शुड नॉट बी एक्सीड, ठीक है, शुड नॉट बी एक्सीड 1/3, ठीक है, 1/3 ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। यानी लेजिस्लेटिव असेंबली में जितने मेंबर होते हैं उसके 1/3 से ज़्यादा मेंबर इसके नहीं होने चाहिए। अब ये जो आपके लेजिस्लेटिव काउंसिल के जो मेंबर होते हैं, ठीक है, एमएलसी जिसे कहते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, एमएलसी, तो ये क्या करते हैं? ये किसको रिप्रेजेंट करते हैं? तो ये टीचर, यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट्स और सेल्फ गवर्निंग बॉडीज, ठीक ना, इनको रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक ना। ये आम जनता को रिप्रेजेंट नहीं करते हैं, ये इनको रिप्रेजेंट करने के लिए इनको यहाँ से बनाया जाता है। तो ये क्या है आपका? तो ये दूसरा इसका ऑर्गन है, किसका? लेजिस्लेचर का। और इसमें जो है कि ये किसको रिप्रेजेंट करते हैं? तो टीचर्स को करते हैं, यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट्स को करते हैं और सेल्फ गवर्निंग बॉडीज को करते हैं। सेल्फ गवर्निंग बॉडी का मतलब कि अगर आप समाज सेवी हैं, अपना कोई संस्था बना करके कोई अच्छा कार्य कर रहे हैं, ठीक है, सेल्फ गवर्निंग, ठीक ना, तो वो यहाँ पे होता है। अच्छा, एक और पॉइंट इसमें है, अब इसमें आपको पार्टिसिपेट करने के लिए, ये इलेक्शन लड़ने के लिए, यानी कि एमएलसी बनने के लिए, विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए आपकी एज क्या होनी चाहिए? ठीक है, नॉट लेस देन, ठीक है, 30। क्या होना चाहिए? नॉट लेस देन 30। 30 साल से कम आपकी एज होनी ही नहीं चाहिए। 30 साल से कम अगर आपकी एज होती है तो आप इसके लिए नॉमिनेट नहीं हो पाएंगे, आप इसका फॉर्म आप नहीं भर पाएंगे। अब इसका अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? इसका अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ये जो आपका परमानेंट हाउस होता है, यानी कि अगर हम इसकी बात करें तो जो आपका विधानसभा होती है उसके दो हाउसेस हो गए, एक तो आप मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव वो हो गया, असेंबली हो गया, और एक काउंसिल हो गया। तो ये परमानेंट हाउस होता है, ठीक ना, ये कभी डिसॉल्व नहीं होता है। जो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली होती है, विधानसभा जो होती है, वो हर 5 साल बाद जो है कि अपने आप डिसॉल्व हो जाती है, फिर से इलेक्शन होते हैं, फिर से गवर्नमेंट चुनी जाती है, लेकिन ये डिसॉल्व नहीं होती है, परमानेंट होती है। इसके 1/3 मेंबर हर साल क्या होते हैं? रिटायर हो जाते हैं। हर साल इसके 1/3 जो मेंबर होते हैं वो हट जाते हैं, वो अपना रिटायर होते रहते हैं। उनका भी एक कार्यकाल होता है, ठीक है, 6 साल का उनका कार्यकाल होता है। ये आप अगर एमएलए हैं तो कितने साल रहते हैं? 5 साल रहते हैं, ये 6 ईयर यानी 6 साल रहते हैं। तो जैसे ही इनका 6 साल पूरा हो गया वो वहाँ से हटा दिए जाते हैं, फिर जो है कि नया अपॉइंट ये कर लिए जाते हैं। तो ये जो ऐसा हाउस होता है, ठीक है, स्टेट आपके लेजिस्लेचर का, कि ये कभी भी डिसॉल्व नहीं होता है, जबकि मेंबर ऑफ जो लेजिस्लेटिव असेंबली यानी कि जो विधानसभा होती है वो हर 5 साल पर क्या होती है? डिसॉल्व हो जाती है, लेकिन ये डिसॉल्व आपकी नहीं। अब इसके साथ साथ इनको भी कुछ पावर दिए गए हैं। अब इनको क्या पावर दिया गया है? ये जो आपकी जो मेंबर ऑफ जो लेजिस्लेटिव काउंसिल जो विधान परिषद होती है, वो किसी बिल को जो है कि पास नहीं कराती है, ठीक ना, वो बिल को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं,
लेकिन बिल के बारे में जो फाइनल डिसीजन होता है वो कहाँ लिया जाता है, आपको विधानसभा में ही लिया जाता है। ऐसा नहीं कि ये कोई बिल हुआ और यहाँ पे उसको सुधार कर लिया गया। ये जो आपकी होती है विधान परिषद जो होता है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव जो काउंसिल आपका होता है, ये लेजिस्लेटिव असेंबली को क्या होता है, सपोर्ट करने के लिए बनाया गया होता है। ये उसके सपोर्टिंग बॉडी में रहती है, ठीक ना। इसमें किसी बिल को जो है कि क्या मनी बिल तो ये इंट्रोड्यूस कर ही नहीं सकते हैं, ठीक है, मनी बिल इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं। अच्छा, किसी बिल को पास होने से ये सदन या ये हाउस रोक नहीं सकता है, और बिल में अगर सुधार करना है तो भी जो है कि ये जो विधान जो आपका लेजिस्लेटिव जो काउंसिल है वो नहीं कर पाता है। असेंबली में कोई पावर है ये सब चीज़ें करने के लिए, ठीक। अब अगला जो आपका हेडिंग है आपके चैप्टर में वो है आपका स्टेट एग्जीक्यूटिव। तो स्टेट एग्जीक्यूटिव्स क्या होते हैं, जो आपकी एग्जीक्यूटिव्स होती है, जो कार्यपालिका होती है, ठीक है। तो गवर्नर उस कार्यपालिका का हेड होता है, यानी जो आपकी स्टेट गवर्नमेंट है, सपोज कर लीजिए यूपी में आपकी स्टेट गवर्नमेंट है, बीजेपी की गवर्नमेंट है, तो उस गवर्नमेंट के हेड कौन है, किसके नाम पे शासन होता है, तो वो गवर्नर होते हैं। गवर्नर इज द हेड ऑफ स्टेट, ठीक ना। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ स्टेट इज कैरीड ऑन इन हिज नेम। तो ये जितना भी शासन होता है वो किसके आधार पे होता है, तो जो गवर्नर यानी कि जो राज्यपाल होते हैं उनके आधार पे किया जाता है। लेकिन पावर जो एक्सरसाइज करते हैं वो चीफ मिनिस्टर्स करते हैं, ठीक ना। जितने जो पावर्स होते हैं प्रेसिडेंट को, प्रेसिडेंट कह रहा हूँ मैं, गवर्नर को जितने पावर दिए जाते हैं, तो गवर्नर उन सभी पावर्स को कुछ पावर्स को स्वयं इस्तेमाल करते हैं और कुछ पावर को जो कि चीफ मिनिस्टर उनके बेसिस पे इस्तेमाल करते हैं। यानी जो भी कार्यपालिका, जो भी कार्य हैं, जो भी मंत्रालय वगैरह हैं, जो मिनिस्टर्स वगैरह हैं, तो गवर्नर को सारी चीज़ की जानकारी रहेगी, लेकिन चीफ मिनिस्टर्स उनके एवज में सारी चीज़ों को रन कराते हैं, ठीक है। किसको कौन सा मिनिस्टर बनाना है, किसको कौन सा मिनिस्ट्री देनी है, मंत्रालयों में क्या क्या कार्य होंगे, क्या क्या नहीं होने हैं, ये सारी की सारी चीज़ें क्या करते हैं, आपको गवर्नर के बेसिस पे चीफ मिनिस्टर उनके पावर को क्या करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं। जैसे प्रेसिडेंट को जितने पावर दिए जाते हैं, ठीक है, उनमें से कुछ पावर उनके रहते हैं और कुछ जो है कि पीएम उनके बेसिस पे क्या करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं, ठीक ना। और उसके बाद से गवर्नमेंट ये जो अपॉइंट किए जाते हैं ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्वारा अपॉइंट किए जाएंगे। किसी भी स्टेट के अगर गवर्नर यानी कि राज्यपाल अगर अपॉइंट करने हैं तो कौन अपॉइंट करेगा, उनको कौन रखेगा, तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो होगा वो उनको अपॉइंट करेगा। अब उनको अपॉइंट करने के लिए उनके पास कुछ क्वालिफिकेशंस होने चाहिए। क्वालिफिकेशंस क्या होने चाहिए, सबसे पहला जो क्वालिफिकेशन होना चाहिए एक गवर्नर बनने के लिए वो ये है कि आप इंडिया के सिटीजन हो, भारत के आप नागरिक होने चाहिए। दूसरा ये है कि आपका एज जो होना चाहिए 35 ईयर से मिनिमम नहीं होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद से जो गवर्नर बनने के जो होंगे, ठीक ना, वो किसी पार्लियामेंट के या किसी भी लेजिस्लेचर के मेंबर नहीं होंगे। ना तो वो एमपी हो सकते हैं, ना तो वो एमएलए हो सकते हैं, ना तो वो एमएलसी हो सकते हैं। यानी कि अगर इंडिया लेवल पर देखें तो पार्लियामेंट में लोकसभा राज्यसभा के मेंबर नहीं हो सकते, और यहाँ विधान परिषद या विधानसभा के मेंबर ये नहीं हो सकते। और लास्ट में क्या है कि गवर्नमेंट द्वारा अपॉइंट किसी भी पोस्ट पे वो नौकरी वो नहीं करनी चाहिए, यानी गवर्नमेंट की नौकरी वो नहीं करने, गवर्नमेंट के एम्प्लॉय नहीं होने चाहिए, ठीक ना। जब गवर्नर बन रहे हो तब नहीं होने चाहिए। अगर सपोज कर लीजिए कि कोई अगर गवर्नमेंट की नौकरी कर रहा है, उसको अगर गवर्नर बनना है तो उस समय उसको इस्तीफा देना पड़ेगा और इस्तीफा दे करके नॉर्मल होना पड़ेगा, ठीक है। पहले कर सकते हैं, लेकिन जब आप नॉमिनेट करने जाएंगे उस समय ये सारी कंडीशन आपको फुलफिल करनी होती हैं। जब आप फॉर्म भरने जाएंगे, जब नॉमिनेट होने जाएंगे आप गवर्नर के लिए, तो उस समय आप कोई गवर्नमेंट का एम्प्लॉय आपको नहीं होना है, आप कहीं सैलरी, कोई भी गवर्नमेंट सैलरी आप नहीं उठाएंगे, ठीक ना। ये सब चीज़ें होंगी गवर्नमेंट के बारे में। अब इनका ये क्या है कि पावर, यानी कि गवर्नर को क्या पावर दिए गए हैं, आइए हम लोग जल्दी जल्दी उसको भी डिस्कस कर लेते हैं कि भाई गवर्नर को क्या क्या पावर यहाँ पे दिए गए हैं। अब आइए देख लेते हैं कि जो गवर्नर को जो पावर दिए जाते हैं वो क्या क्या पावर। सबसे पहला उनका पावर क्या होता है, एग्जीक्यूटिव पावर्स। तो एग्जीक्यूटिव पावर्स में क्या होता है कि अब गवर्नमेंट बन गई तो अब किसको क्या मिनिस्ट्री बनाना, किसको क्या मंत्री बनाना, किसको क्या मंत्रालय देना है, कब कौन कौन हेल्थ मिनिस्टर बनेगा, कौन स्पोर्ट्स मिनिस्टर बनेगा, कौन जो है कि कपड़ा मंत्री बनेगा, कौन उद्योग मंत्री बनेगा, इंडस्ट्रियल मिनिस्टर कौन होगा, ठीक है, पब्लिक वेलफेयर मिनिस्टर कौन होगा,
इंफॉर्मेशन मिनिस्टर कौन होगा। तो ये कौन मिनिस्टर क्या बनेगा और किसको कौन सी मिनिस्ट्री देनी है, ये जो पावर इस्तेमाल करते हैं ये आपके गवर्नर। तो गवर्नर चीफ मिनिस्टर के एडवाइस पे इन सारी चीज़ों को की अपॉइंटमेंट ये करते हैं, ठीक ना। अब डिस्क्रिशनरी पावर में आ जाएगा, ठीक है। डिस्क्रिशनरी पावर में क्या होता है कि हालांकि जितने भी ये वर्क जितने भी पावर इस्तेमाल होते हैं तो चीफ मिनिस्टर के सलाह पे गवर्नर अपॉइंट करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं फैसले कि जहाँ पे गवर्नर अपने बुद्धि विवेक के हिसाब से कार्य कर सकते हैं। जैसे अगर किसी स्टेट की व्यवस्था फेल हो जाए, वहाँ कानून व्यवस्था फेल हो जाए और एनार्की आ जाए, अराजकता फैल जाए, ठीक है, दंगा फसाद होने लगे और उस स्टेट की व्यवस्था पुलिस के हाथों से निकल जाए, ठीक है, और अफरा तफरी मच जाए, तो वहाँ पे गवर्नर रूल लगाया जा सकता है, ठीक है। आप क्या कह रहे कि गवर्नर कह रहा हूँ मैं, आपके प्रेसिडेंट पावर जो है कि लगाया जा सकता है। तो उसमें जो है कि ये सारी चीज़ें पावर जो है कि आपकी वेस्ट होंगी। लेजिस्लेचर पावर दिया जाता है। लेजिस्लेचर पावर में क्या होता है कि अगर किसी चीज़ पे आपको कानून बनाना है और विधानसभा सत्र में नहीं है, यानी विधानसभा में बहस नहीं चल रही है, क्योंकि साल में 2 बार उनको होना पड़ता है, बहस होती है। तो अगर विधानसभा में बहस नहीं हो रही, विधानसभा का डेट नहीं बुलाया गया है, बहस नहीं चल रही है और किसी महत्वपूर्ण मुद्दे पर कानून बनाना है, तो राष्ट्रपति कह रहा हूँ मैं, गवर्नर के सिग्नेचर से वो कानून बन जाएगा। लेकिन वो लॉ, वो कानून 6 महीने तक मान्य रहेगा और उस 6 महीने के अंदर उस कानून को आप लेजिस्लेटिव असेंबली से आपको पास कराना होगा, बिल बना के पेश करके बहस के द्वारा आपको पास कराना होगा। 6 महीने बाद वो कानून अपने आप खत्म हो जाएगा, फिर से प्रक्रिया आपको दोहरानी पड़ेगी। तो जो गवर्नर होता है उनको कानून बनाने का भी पावर होता है, उनके द्वारा जो साइन किया जो कानून होता है 6 मंथ के लिए मान्य होता है। अगर, ठीक ना, अगर वो लेजिस्लेटिव असेंबली से पास होकर के आता है और राज्य गवर्नर का तब अगर सिग्नेचर हो गया तो वो कानून तब तक के लिए रहेगा जब तक कि असेंबली उसे फिर ना वापस बदल दे। और कुछ चीज़ को फाइनेंशियल पावर भी दिए जाते हैं, जैसे जितने भी मनी बिल्स वगैरह होते हैं ये इनके सिग्नेचर से ही पास आउट होते हैं। ये अगर सिग्नेचर ना करें तो कोई भी मनी बिल पास आउट नहीं हो पाएगा। उसके बाद से इनको कुछ जुडिशियल पावर भी दिए जाते हैं। जुडिशियल पावर में इनको क्या दिया जाता है, तो क्षमादान की शक्ति इनके पास होती है। अगर किसी व्यक्ति को राज्य न्यायालयों द्वारा, हाई कोर्ट द्वारा, ठीक है, या किसी भी न्यायालय द्वारा, जुडिशरी द्वारा उसको अगर दंड दिया हुआ है, उसको पनिश किया गया है, मृत्युदंड उसको दिया गया है, ठीक है, कैपिटल पनिशमेंट दी गई है, तो गवर्नर चाहे तो उसको क्षमादान कर सकते हैं, यानी उसको फांसी वगैरह नहीं होगी, उसको मरने से वो बचा सकते हैं। ये उनको पावर दिया जाता है, इसको क्षमादान की शक्ति कहते हैं और वो टोटली इन पे डिपेंड होता है, ठीक है। उसके लिए आपको मर्सी पिटिशन फाइल करना होता है, आपको मर्सी मांगनी होती है, तो उस पर फाइल उनके पास जाती है, गवर्नर के पास जाती है। गवर्नर सारी चीज़ों को देखते हैं। अगर उनको लगता है कि भाई इस आदमी को जीवन दान दिया जा सकता है तो वो अगर कह देंगे तो आपको पनिशमेंट नहीं हो पाएगी। तो ये रहा आपका पूरा चैप्टर थोड़ा बहुत लंबा हो गया, 2 वीडियो मैंने इसको ख़त्म किया और मैं बहुत जल्दी आपसे मिलूँगा इसके 4th चैप्टर यानी कि चैप्टर नंबर 4 के साथ। अगर एक्सप्लेनेशन आपको पसंद आ रहा हो तो दिल खोल के इसको आप दबा के शेयर करिए, दबा के लाइक करिए और चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को विजिट कर किए बिना आप मत जाइएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।